co-powered by Techno। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीच बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। शानदार दिन आज का। फेड से जो एक्सपेक्टेड था उससे भी उन्होंने बेहतर कर दिया और उसके बाद मार्केट ने, पूरी दुनिया के मार्केट आज शानदार रनअप दिखा रहे हैं। इंडियन मार्केट देखें तो इस समय सेंसेक्स करीब 600 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी में करीब 170 अंक की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, निफ्टी आईटी में करीब 160 और निफ्टी बैंक में करीब 350 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो शानदार एक ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिली है। लेकिन पोर्टफोलियो में कब इस तरह का उछाल देखने के लिए मिलेगा, कौन से शेयर्स आपको प्रॉफिट दे पाएंगे, कौन से सेक्टर्स है जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी फ्रॉम मेहता इक्विटीज, एंड हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित गोयल, को फाउंडर पेज 360 से। अमित सर, प्रशांत सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए इस प्रीशियस डे पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रशांत सर, पहले मैं यही जानना चाहता हूं सर कि जो ये फैट का कट हुआ है, इससे अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं जो आपको लगता है कि अब अच्छी दिख रही हैं आपको, और कहां पर आप इन्वेस्टमेंट थीम प्लान कर रहे हैं? देखो, एक तो आईटी सेक्टर है जो हाईली फोकस था। लास्ट 3-4 दिनों से आईटी सेक्टर थोड़ा अंडर प्रेशर चल रहा था, तो आई थिंक वहां से मोमेंटम आ चुका है। आज की जो तेजी में आई थिंक टीसीएस इंफोसिस, वो जो 150 पॉइंट का जो रैली है उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत आईटी कंपनी से आ रहा है। सेकंड, मुझे लगता है कि ये जो बीएसएफएस है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, मुझे लगता है बैंक्स में ज्यादा मोमेंटम आएगा। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई वाज मेकिंग ऑल टाइम हाई 3-4 डेज बैक। तो मुझे लगता है कि जो बैंक इंडेक्स है जनवरी से अभी तक देखोगे तो इट हैज बीन अंडर परफॉर्म, मतलब 6 to 7% का रिटर्न ही दिया हुआ है, तो अभी तक वो ऑल टाइम हाई का टच भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो रैली में है, बैंक्स एंड आईटी स्टॉक्स बोथ विल रैली बिकॉज ऑफ वॉट एवर दी पॉजिटिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम यूएस मार्केट्स, और उधर से जो पैसा अभी इंडियन मार्केट्स में फ्लो आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक दे विल गो फॉर लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप्स में अभी भी वैल्यूएशन वाइज वेरी मच कंफर्टेबल लेवल है। आईटी में मुझे लगता है कि इंफोसिस और टीसीएस में अभी भी मुझे वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज आर ओवर वैल्यूड राइट नाउ, तो बेटर टू गो विथ लार्ज कैप आईटी कंपनीज। और बैंक्स में आई थिंक एसबीआई बैंक्स लुक्स वेरी गुड एट दिस लेवल। बिल्कुल। अमित सर, आप चूंकि बहुत क्लोजली वॉच करते हैं इन सभी अमेरिकन डेटा को, सर कल क्या ऐसा था जो आपने अपार्ट फ्रॉम दिस 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आपने रीड किया और उससे ये समझा कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में खास तौर से क्या कुछ इंपैक्ट होगा सर? जी, थैंक यू विवेक। सो विवेक, ये सिर्फ एक 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट ही नहीं था, इट वाज एक्चुअली अ वेरी डविश रेट कट, क्योंकि जो आगे की जो उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस जो दी हैं, मीडियन एक्सपेक्टेशंस, वो भी काफी डविश हैं। और अब जो है वो जो डॉट प्लॉट जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया है फेड का ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि ना केवल जो है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो उसमें हमने जो है एक बार काफी हमने उसमें फॉल देखा, बट इवन जो एक्सपेक्टेशंस हैं 2025-2026 को लेके, वो भी जो है वो डाउन आ गई है। और ये जो है इसके वजह से जो है एक आप कह सकते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम जो है वो अनलीश हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि जो कल जब ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स जब ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, तो यूएस मार्केट एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था, और बार बार जो है वो ऊपर के लेवल्स पे जाके एसएनपी नैस्डैक में काफी ओवरहेड सेलिंग आ रही थी। तो इसके वजह से जो है वो कल मार्केट्स का रिएक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। मगर मार्केट्स क्लोज होने के बाद जो है, जो कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब फेड का कोई मेजर डिसीजन होता है तो आपको केवल अगले 2 घंटे नहीं, आपको अगले 24 घंटे मार्केट्स को देखना चाहिए ट्रेंड समझने के लिए कि मार्केट कहाँ जा रही है। और वो ही इस बार भी हुआ कि इमीडिएट रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, मगर उसके बाद जब मार्केट्स बंद होके जब फ्यूचर्स मार्केट दोबारा खुली है, तो हमने देखा है कि यूएस के जो फ्यूचर्स हैं एसएनपी नैस्डैक, वो काफी अच्छा कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो इक्विटी मार्केट्स अधिकतर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
So I think it is not just a 50 basis points cut, it is a dovish rate cut. हालांकि कई एसेट क्लासेस में जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन था वो अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं यूएस के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात करूं तो वो एक्चुअली जो है वो गिरे हुए हैं। कल के अपने उच्चतम स्तर से जो है वो काफी डाउन है, यानी कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स एक्चुअली यूएस में जो है वो बढ़ी हुई है पिछले 12 घंटे में। उसी तरीके से अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ने कल एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया इमीडिएटली जब वो 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस हुआ उसके अगले आधे घंटे में। मगर तब में और अब में जो है वो गोल्ड भी काफी डाउन है। तो इसलिए मार्केट एक किस्म से आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, मगर ओवरऑल इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज आउट परफॉर्मिंग precious metals, they are outperforming bonds and they are outperforming most other asset classes. बिल्कुल। हमने देखा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट तो कट किए ही हैं, लेकिन एक बार इस स्टडी को भी समझ लेते हैं। जब उन्होंने फेड रेट हाइक किया था उस समय डाउ जोन्स कहाँ चल रहा था और अब कहाँ चल रहा है, जब पहला रेट कट हमें देखने के लिए मिला है। मार्च 2022 से फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू किया था विद 25 बेसिस पॉइंट। उस समय डाउ जोन्स 34,678 के लेवल पर चल रहा था। उसके बाद उन्होंने लगातार 11 रेट हाइक्स किए। जुलाई 2023 में उन्होंने अपनी रेट हाइक को करना बंद कर दिया। इसमें अगर हम देखें तो जो रेंज थी डाउ जोन्स की जो लोअर साइड पर आई थी, डाउ 28,725 के लेवल पर भी आता हुआ दिखाई दिया था सितंबर 2022 के रेट कट के समय पर। और जो डाउ का हाई इस पूरी रेट हाइक साइकिल में लगा था वो लगा था 34,590, लेकिन माफ़ कीजिएगा 35,559 जुलाई 2023 में ही था। लेकिन ये माना जा रहा था जुलाई 2023 में कि ये लास्ट रेट हाइक है, तो इसलिए मार्केट ने रिकवर करना शुरू कर दिया। और यूएस मार्केट ने सितंबर 2024 में जब उनका रेट कट पहला आया है ये, तो अब डाउ जोन्स 41,600 के आसपास आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट उन लेवल से आ चुका है जब रेट साइकिल रुकी, वहां पर पॉज लिया, और अब चूंकि रेट कट हो रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट यूएस मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। प्रशांत सर, अगर मैं ये बात करूं कि आईटी, मेटल और भी कोई ऐसे सेक्टर जो कि अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है सर? क्योंकि आईटी में हमने देखा कि एक शार्प रनअप ऑलरेडी देखने के लिए मिला। मेटल इसलिए नहीं चल पा रहा थोड़ा सा क्योंकि चाइनीज़ कंसर्न है, वहाँ से डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से मेटल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में वो पिकअप नहीं ले पा रही है। सर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर वॉच करना चाहिए इस समय? I think pharma is also a sector which is totally depending on US. मतलब 50 to 60% of the revenue और profitability comes from US. तो वो एक सेक्टर देखना चाहिए। और फार्मा बिल भी शायद अभी प्रेजेंट होने वाला है बिफोर द इलेक्शन, और नवंबर तक बहुत सारे एक्टिविटीज है विच विल बी बेनिफिटिंग इंडियन मार्केट्स। रिसेंटली एक बायोसिक्योर एक्ट भी पास हो चुका है विच इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा एंसिलरीज। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत पॉजिटिव है। तो सेक्टर में आप देखोगे आईटी इज द मेजर, मेटल इज सेकंड वन, एंड थर्ड कैन बी फार्मा एज अ सेक्टर व्हिच वन शुड लुक आउट फॉर। और फार्मा में आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर वेरी मच लुकिंग अट्रैक्टिव राइट नाउ। ग्रैन्युल्स इज अ स्टॉक व्हिच वी आर ट्रैकिंग अ लॉट 540 550 के आसपास। तो ग्रैन्युल्स इज अ गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी, तो सर ने बताया कि फार्मा सेक्टर में अभी खरीदारी के मौके हैं। लेकिन अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दो इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड और दूसरा क्रूड, ये भी काफ़ी कुछ फैट की पॉलिसी से इम्पैक्टेड रहते हैं। सर, अक्टूबर 2023 में जब इजराइल हमास की प्रॉब्लम शुरू हुई थी उस समय, उससे पहले क्रूड $76 पर आ गया था, लेकिन अप्रैल में जो इसने हाई लगाया है वो 91.3 का, और कल 73.7 के आसपास क्रूड चल रहा था। तो लगभग हम अक्टूबर 2023 के लेवल पर तो आ चुके हैं। लेकिन गोल्ड में बात करें तो गोल्ड लगातार चल रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क का भी फायदा मिलता है, फेड रेट कट का भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। 1826 चल रहा था अक्टूबर 2023 में, और अब सितंबर 2024 में लगभग एक साल में गोल्ड 1800 से बढ़कर $2624 पर आउंस आ चुका है। सर, अगर मैं पूछूं कि कमोडिटी में आप कहीं पर बुलिश है तो वो कौन सी कमोडिटी है? गोल्ड और क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है सर? जी विवेक, गोल्ड पे मेरा ऐसा मानना है कि ये शायद अभी कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाएगा, और उसकी वजह ये है कि जो फेड के वजह से जो
फेड के एंटिसिपेशन में जो इसमें बुलिशनेस जो अनलीश होनी थी वो काफी हद तक अब हम देख चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। और जुलाई के थर्ड वीक में ही जो है, थर्ड फोर्थ वीक में क्रूड ऑयल सॉरी जो गोल्ड का जो भाव था वो $2350 था, और $2350 के बाद हमने कल $2600 का भी हमने भाव देख लिया। तो ऑलमोस्ट 10% का जो इंक्रीज है वो केवल जो है वो पिछले 2 महीने में आया है। तो ये इसमें ऑब्वियसली फेड का एक बहुत बड़ा रोल है। रेट कट का जो एंटिसिपेशन हो रहा था, बॉन्ड यील्ड्स जो गिर रही थी, डॉलर इंडेक्स जो गिर रहा था, तो ये सब के वजह से जो है वो गोल्ड पिछले 2 महीने में 10% और पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 55% जो है वो बढ़ चुका है। तो इसको अब जो है थोड़ा आई थिंक साइडवेज होना चाहिए, बिकॉज इवन दो हम लोग लॉन्ग टर्म अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हैं गोल्ड में, और हमारा अभी भी मानना है कि 2027 तक आपको गोल्ड का भाव जो है वो $3500 पर आउंस और इंडियन रुपीस में जो है 1 लाख रुपए का भाव एमसीएक्स में आपको देखने को मिलेगा अगले 3 साल में। मगर फिलहाल ये साइडवेज हो सकता है, बिकॉज आई थिंक काफी हद तक फेड की डविशनेस जो है, फॉलिंग बॉन्ड यील्ड्स, फॉलिंग डॉलर इंडेक्स, ये सब चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। तो अगर ये इसमें टाइम वाइज जो है, अगर ये साइडवेज हो जाए, टाइम वाइज करेक्शन अगर इसमें आ जाए, ब्रॉडली रेंज में डिफाइन करूंगा, ऊपर में 2600 और नीचे में 2450, तो उसके बाद जो है वो आपको गोल्ड में फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो गोल्ड पे लॉन्ग टर्म बुलिश, मगर नियर टर्म साइडवेज हम लोगों का व्यू है। और अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड जो है वो डेफिनेटली हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर मैं टेक्निकली फंडामेंटली दोनों ही किस्म से बात करूं तो क्रूड ऑयल में जो है वो एक किस्म का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो ओवरऑल जो कंजम्पशन जो है, जो ग्रोथ है, वो इस टाइम बिल्कुल जो है वो फ्लैट लाइन हो चुकी है। तो अफेक्टिवली कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो है वो सप्लाई जो है वो काफी रोबस्ट है, बिकॉज यूएस शेल जो है वो अपने बिल्कुल फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है। और ओपेक भी जो है वो काफी सारी आउटपुट कट्स करने के बाद अब इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि दे डू नॉट वांट टू लूज मोर मार्केट शेयर टू यूएस। तो इसके वजह से ओपेक भी जो है अब फर्दर कोई प्रोडक्शन कट्स करने की उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे करके हो सकता है अगले 6-8 महीने में वहां से भी बढ़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड ऑयल में अपसाइड काफी कम है यहां से, और डाउनसाइड तकरीबन आप मान के चलिए कि 8-10% का होना चाहिए अगले 6 महीने में। और बाकी भी अगर मैं इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा अपसाइड यहां से नहीं होना चाहिए। एक पिछले 2 हफ्तों में काफी बड़ी रिकवरी आई है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में, मेटल्स में, मगर चाइनीज इकोनॉमी से ओवरऑल जो ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं अगले 6 महीने के लिए, अगले साल भर के लिए, वो अभी भी काफी नेगेटिव हैं। और उनको देखते हुए मैं जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स में मैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। So this is where we are as far as the commodities are concerned. जी कुछ एक जो इंटरेस्ट रेट कट का इम्पैक्ट देखा गया हिस्टोरिकली, वो यही देखा गया कि स्टॉक मार्केट में दुनिया भर में लिक्विडिटी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है। प्रशांत सर, ब्रोकिंग स्टॉक्स में बात करूंगा, क्योंकि इनमें एक अच्छा सर्ज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडियन मार्केट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की दुनिया भर में क्या हो रहा है, वो अपनी चाल पर चल रहे थे, और ब्रोकिंग स्टॉक्स ने भी आउट परफॉर्म किया है। सर, कैसे देख रहे हैं ब्रोकिंग स्टॉक्स को, और जो लीडिंग कंपनीज हैं इस सेक्टर की और इस पूरे सेक्टर को? सर जिस तरीके से मार्केट लास्ट अप्रैल से अगर हम देखते हैं तो एवरी मंथ इतना वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है इंडियन मार्केट्स में, तो दैट इज गेटिंग 100% बेनिफिटेड टू ब्रोकरिंग कंपनीज। उनके रेवेन्यूज आप देखो कि एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर या YOY द मार्जिन्स आर इंप्रूविंग एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। मुझे लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी है वो 100% बेनिफिटिंग हो रहा है ये ब्रोकिंग कंपनीज के लिए। ऑन वैल्यूएशन साइड अगेन आई थिंक ऑल आर ओवर वैल्यूड राइट नाउ, बट थोड़ा अपसाइड मुझे दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल के जो स्टॉक है 764 775 के आसपास जो चल रहा है, आई थिंक दैट इज द स्टॉक व्हिच स्टिल इज अंडर वैल्यूड, बिकॉज़ इसके अंदर
बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जहाँ पे एएमसी भी उसके पार्ट है बिजनेस के लिए। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो वॉलेटिलिटी है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट्स में है, दैट विल 100% बेनिफिट द ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज। और आई थिंक इट इज एक्सपेंडिंग, मतलब एंजल का देखो, जेएम फाइनेंशियल देखो, या रिलीगियर देखो, आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, द ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। एक सर और इम्पॉर्टेंट सेक्टर कंज्यूमर स्पेंडिंग और प्राइवेट कैपेक्स भी हमने देखा कि काफ़ी कुछ बढ़ता रहा है। अमित सर कैसे देख रहे हैं सर एफएमसीजी काउंटर्स को, एचयूएल, डाबर, नेस्ले और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग से जुड़े लाइक ऑटो काउंटर्स, हीरो मोटो, मारुति? जी विवेक, इस टाइम अगर मैं कंजम्पशन इकोनॉमी की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में हमने डेफिनेटली जो है वो एक अपटिक देखा था प्राइवेट कंजम्पशन में, जो जीडीपी के जो नंबर्स आए थे। सो आई थिंक मगर वहां पर जो है दो अलग ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं, एक तरफ रूरल इकोनॉमी का, दूसरी तरफ अर्बन इकोनॉमी का। तो जहां तक रूरल इकोनॉमी का सवाल है, अच्छे मॉनसून्स के वजह से, अच्छे क्रॉप एक्सपेक्टेशंस के वजह से और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो इस साल जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से, एंड प्लस आई थिंक गवर्नमेंट का दोबारा से फोकस जो है वो रूरल पे जो है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है पोस्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो इन सब फैक्टर्स के वजह से थोड़े टेलविंड्स हैं फॉर रूरल कंजम्पशन, और मुझे लगता है कि आने वाले अभी 2 क्वार्टर्स के लिए रूरल कंजम्पशन जो है अच्छी रहेगी। मगर अगर मैं अर्बन कंजम्पशन की बात करूं तो वहां पर जो है वो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और उसकी कई वजह है। एक वजह है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है या यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, और वहां पर जो है वो जॉबलेस रिकवरी हो रही है हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में। जीडीपी तो ठीक कर रहा है ओवरऑल, मगर जॉब्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं यूथ को। और आपने इनफैक्ट पीछे देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि इवन हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के, वहां पर जो है वो कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी जो है वो जो जॉब सिचुएशन है वो उतनी रोबस्ट नहीं है। एवरेज सैलरीज भी जो है डाउन आई है, और न्यू जो ग्रेजुएट्स हैं उनको प्लेसमेंट मिलने में भी जो है इश्यूज आए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो ओवरऑल जो है अगर मैं अर्बन इकोनॉमी की बात करूं तो वो सफर कर रही है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब जो है पर्सनल लोन्स की जो है वो ग्रोथ कम हो रही है, बिकॉज ऑफ आरबीआई रेगुलेटर्स, एंड ऑल्सो जो हमारे जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स थोड़े थोड़े ओवर स्ट्रेच होते जा रहे हैं हाउस होल्ड्स। तो वहां पर लेंडिंग जो है वो थोड़ी कॉशियस हो गई है, और आरबीआई भी रिपीटेडली कहता आ रहा है कि भाई पर्सनल लोन्स को जो है हमें अपने नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट करना है। बिल्कुल। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स अर्बन कंजम्पशन से जो है मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं। और आपने गाड़ियों की इन्वेंट्री और बहुत सारे तमाम स्टैटिस्टिक्स देखे हैं विच आर शोइंग कि अर्बन कंजम्पशन सफर कर रही है। हालांकि फेस्टिवल सीजन जो है वो बिल्कुल आ गया है, और लोगों को बहुत उम्मीद है कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। मगर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं एज फार एज द अर्बन कंजम्पशन इज कंसर्न। रूरल कंजम्पशन अच्छा करेगी। तो उसके लिहाज से अगर मैं अब स्टॉक्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द ऑटो एंड एफएमसीजी stocks in India are quite overvalued. Many fund managers are hiding behind FMCG stocks क्योंकि उनको लग रहा है कि रेस्ट ऑफ द मार्केट ओवरवैल्यूड है, तो साइक्लिकल से निकल के डिफेंसिव में वो लोग जा रहे हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि एफएमसीजी में मुझे कोई बहुत ज्यादा राइज नहीं दिखता है, मुझे ऑटो में भी राइज नहीं दिखता है, और जो रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है वहां पर भी जो है मुझे लगता है अभी थोड़ा सा फिगर्स बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं रहेंगे। सो मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं हमारे एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटो को लेके फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। बिल्कुल। सर प्रशांत सर, हमने देखा कि गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन गोल्ड से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं या सिल्वर से जुड़े हुए लाइक हिंदुस्तान जिंक थोड़ा बहुत सिल्वर का प्रोडक्शन करता है। गोल्ड में डेक्कन गोल्ड माइन है, ज़्यादा बड़ा उनका प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनी लाइक मन्नापुरम फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस, चूँकि एलटीवी जो होती है इनकी थोड़ा सा इनको फ़ायदा देने लगती है लोन टू वैल्यू रेशो, तो यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं सर आपको?
आई थिंक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में। जैसे आपने मन्नापुरम बताया था, आई थिंक दैट इज अ गुड स्टॉक टू नो लुक आउट कंसीडरिंग द गोल्ड बिजनेस। तो दैट इज द ओनली स्टॉक विच आई एम ट्रैकिंग इन दिस सेक्टर, बट ओवरऑल द ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से अमित सर ने बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव ही है, तो आई थिंक दीज कंपनीज विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा यील्ड आउट ऑफ दैट। तो आई थिंक वन शुड फोकस ऑन दिस, बट बहुत वोलेटाइल रहेगा अगेन। मुथूट फाइनेंस हो या मणप्पुरम फाइनेंस हो, तो यहाँ पे बहुत टेक्निकल ट्रेंड्स देख के इसमें ट्रेड करना चाहिए, ना कि ऑन द फंडामेंटल अगेन, बिकॉज वंस दी ओवर वैल्यूएशन आ जाता है टेक्निकली, तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जोरदार आ जाती है इसके अंदर। और हिंदुस्तान जिंक में यस दे आर लिटिल बिट ऑफ सिल्वर प्रोडक्शन, बट ओवरऑल दे मेटल इंडेक्स में देखते हो तो दिस इज द गुड कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी टू इन्वेस्ट इन। बिल्कुल, काफ़ी कुछ दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि हम आपके सवाल बिल्कुल लेना शुरू करेंगे, लेकिन 10 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद हम आपके सवाल बिल्कुल सब हमारे साथ नए गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। अमित सर, बॉन्ड यील्ड, इसमें माना जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं तो बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगती है। कैसे देख रहे हैं सर इंडियन मार्केट में बॉन्ड यील्ड? क्या कुछ आरबीआई देखना चाहेगा? क्या उन पर भी प्रेशर होगा इंटरेस्ट रेट कट करने का? और अगर होगा तो हाउ डू यू सी कि जो बॉन्ड यील्ड से जुड़े काउंटर लाइक पीएनबी गिल्ड्स है जो बॉन्ड मार्केट में ही काम करते हैं, या जिन पीएसयू बैंक्स का बड़ा एक्सपोजर बॉन्ड्स में होता है, उनकी जो ट्रेजरी इनकम होंगी उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कुछ आउटलुक है सर पीएसयू स्पेस पर? जी, सो विवेक, अगर मैं बॉन्ड यील्ड्स की बात करूं इंडिया में, तो इस टाइम 10 ईयर जीसेक तकरीबन 6.77 के करीब ट्रेड कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी बॉन्ड यील्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है डाउनवर्ड पोटेंशियल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि भले ही फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स का कट कर दिया है, मगर यूएस में जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स हैं वो एक्चुअली जो है वो गिरनी बंद हो गई हैं। और पिछले 2 दिन में एक्चुअली वो बढ़ी हैं, और फेड की पॉलिसी के बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स यूएस में और भी ज्यादा बढ़ी हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया में भी अब आरबीआई के लिए स्कोप जो है क्रिएट हो गया है कि वो रेट कट अब कर सकता है, क्योंकि फेड ने एक बहुत बड़ा मूव से शुरू किया है। आप फेड के और भी रेट कट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म तो बुलिश हूँ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे, मैं अभी भी काफी ज्यादा होपफुल हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म में, क्योंकि यील्ड्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी गिर चुकी हैं, क्योंकि मई जून में हमारी जो जीसेक यील्ड्स थी वो 7.2 के करीब चल रही थी, जो कि अभी 0.7% पे ऑलरेडी आ गई है। और ये हम सब लोगों को समझना होगा कि फेड के पास बहुत बड़ा रनवे है रेट कट्स करने के लिए, आरबीआई के पास उतना नहीं है। जब रेट हाइक हुए तो आरबीआई जो है वो केवल 450 से 650 पे लेके आया रीपो को, और जबकि फेड जो है वो 0 से जो है वो 5.25 पे लेके चले गया। तो इवन ऑन द वे डाउन ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि फेड के पास बहुत बड़ा एक रनवे है। फेड के आप 10 रेट कट्स मान सकते हैं अगले 2 साल में, मगर आरबीआई के यहाँ पे 10 रेट कट नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे आरबीआई के आप 4 रेट कट से ज्यादा भी आप एक्सपेक्ट नहीं करिए ओवरऑल अगले 1.5-2 साल के लिए। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि इंडिया का जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, और आरबीआई को ये 4 रेट कट करने में भी जो है अभी कम से कम 1 साल का समय लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड्स में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। आप इंडियन 10 ईयर जीसेक की अगर मैं बात करूं तो 6.7 6.72 के नीचे हरगिज नहीं है, मगर एट द सेम टाइम 6.9 के ऊपर भी नहीं है। तो अगले कुछ महीनों में हो सकता है कि हम इस रेंज के बीच में रहे, मगर इवेंचुअली जो है बॉन्ड यील्ड्स को गिरना है, बिकॉज यूएस में भी रेट कट्स अभी और होने हैं, इंडिया में भी अगले 1.5 साल में रेट कट होने हैं। तो इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर मैं अगले 2 साल की बात करूं तो हम लोग शायद 6% के रेंज में आ जाएंगे, मगर अगले 2-3 महीने हो सकता है कि हम साइडवेज ही रहें। अब हम बात करें पीएसयू बैंक्स की और पीएनबी गिल्ड्स टाइप के स्टॉक्स की, तो मुझे लगता है कि उनको ऑलरेडी काफी टेलविंड्स मिले हैं बॉन्ड प्राइसेस से। मुझे यहाँ पे लगता है कि अभी अगले महीने 2 महीने में कोई फर्दर बहुत ज्यादा टेलविंड्स नहीं मिलने हैं उनको बॉन्ड प्राइसेस के बढ़ने से या यील्ड्स के गिरने से। तो मैं अभी बहुत ज्यादा उस स्पेस में भी
बुलिश नहीं हूं, मगर हाँ, अगर हम ये साइडवेज ट्रैजेक्टरी में कुछ टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि अब लॉन्ग टर्म यील्ड्स जो है वो दोबारा से तेजी से गिरने के लिए तैयार है, तो वहां पे हम दोबारा से काफी बुलिश हो जाएंगे पीएसयू जी बैंक्स में और पीएनबी गिल्ड्स में, बट एट द मोमेंट हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं। बिल्कुल। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस में जब भी कीमतें बढ़ती, कमोडिटी प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं, या मेटल हो, बेस मेटल में जितनी भी जो कंपनीज़ हैं, लाइक कॉपर से जुड़ी हुई, एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई, उसका एक इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन माइनिंग कंपनीज़ पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। प्रशांत सर, मेटल वर्सेस माइनिंग, अगर इन दोनों में से चुनना हो तो किसको चुनें, या दोनों में से अगर कोई कंपनीज आपकी रडार पर हो तो? मैं दोनों को लिए अवॉइड बोलता हूँ, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है, बहुत ग्लोबली चाइनीज डिपेंडेंट सेक्टर है, तो मैं एज सेक्टर तो मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, बट आई एम टोटली अवॉइडिंग दीज वॉलेटाइल सेक्टर्स। ओके। एंड सर, अगर हम देखें तो जो हमने देखा कि लाइक ऑटो स्पेस में या रियल्टी स्पेस में, मैं रियल्टी स्पेस पर आता हूँ, जहाँ पर कि हमने देखा कि इंडियन मार्केट में रियल एस्टेट में एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला, काउंटर्स में भी देखने के लिए मिला, रियल एस्टेट की कीमतों में भी देखने के लिए मिला। कोई पर्टिकुलर काउंटर जो कि आपकी रडार पर आते हो? आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज इज ए काउंटर वन शुड फोकस, बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रुप बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है, तो मुझे लगता है वही एक स्टॉक है। थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है बिकॉज ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स में आप देखोगे बिजनेस अपडेट्स एवरी मंथ ऑन मंथ उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, सेल्स हर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने रिलीज किया हुआ है अच्छे सेल्स नंबर भी बाहर आ चुके हैं, तो मुझे वो एक सेक्टर में दैट इज द ओनली स्टॉक व्हिच एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ए ट्रेडर मुझे डीएलएफ भी अच्छा लगता है ये लेवल पे, एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है 5 to 10% मोमेंटम यहाँ से आना चाहिए। जी अमित सर, आपने अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया है? क्या पोर्टफोलियो और फर्दर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो अपने पोर्टफोलियो से एक ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं क्योंकि मार्केट भी ग्रेजुअल अप मूव में है? जी, विवेक, हमने अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने काफी अग्रेसिवली इक्विटीज में बाइंग की थी, मोस्टली थ्रू ETF, क्योंकि उस टाइम येन कैरी ट्रेड रिवर्सल के वजह से और कुछ फैक्टर्स के वजह से इक्विटीज में बहुत एक शार्प फॉल आया था और निफ्टी जो है 24,000 के नीचे चले गया था। मगर अभी जो है पिछले 4-5 हफ्तों में हमने काफी बड़ा जो है राइज इक्विटी में देखा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस के वजह से, लेवल्स के वजह से, एंड बिकॉज ऐसा हमारा मानना है कि अगले साल यूएस जो है मिडिल ऑफ द ईयर तक यूएस विल बी इन अ रिसेशन, और जब यूएस रिसेशन में जाता है तो ऑब्वियसली उसकी पूरे वर्ल्ड के लिए इम्प्लीकेशंस होती हैं, नॉट जस्ट फॉर यूएस बट फॉर ऑल इमर्जिंग मार्केट्स एंड फॉर मोस्ट ऑफ द मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो बिकॉज हमें आने वाले टाइम में ये थोड़ी अनसर्टेनिटीज और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मैक्रो एनवायरनमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वही हम अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं। मगर हाँ, अगर महीने 2 महीने में अगर यूएस इलेक्शन से पहले देयर इज अ लाइकलीहुड कि एक दोबारा से एक करेक्शन बनती है अगर इक्विटीज में, तो हम दोबारा से बाइंग करेंगे और फिर जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होगी तो हम फिर से सेल करेंगे। तो इक्विटीज हमारे लिए यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म बाय नहीं है, इक्विटीज यहाँ पे हमारे लिए एक टैक्टिकल प्लॉय है। जब भी मार्केट में पैनिक होएगा, जब भी शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के वजह से लोग ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएंगे और हमें लगेगा कि मार्केट में पेसिमिज्म की वजह से हमें अच्छा वैल्यू मिल रहा है, तो हम वहां पे एंटर करेंगे और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी और लोग दोबारा से जो है वो यूफोरिक होंगे, हम उन सारी इक्विटीज को सेल कर देंगे। हम लगातार यही चीज अभी कर रहे हैं और यही हम करते रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल मुझे यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश बहुत कम दिखती है और आने वाले 1 साल में डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है। जी प्रशांत सर, अगर किसी निवेशक के पास या किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा उसका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है और कुछ पैसा अभी वो लगा भी सकता है, तो क्या लगाने का ये वक्त है? आपको क्या लगता है, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? देखो, मैं वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कोई अच्छा डिप मिले मार्केट्स में, बिकॉज लास्ट 15-20 दिनों से देख रहा हूँ कि डर जो था फेड का वो भी क्लियर हो चुका है, बट आई एम वेटिंग फॉर अ डिप फॉर दैट। राइट नाउ ऑलमोस्ट 10% के आसपास हम लोग कैश में बैठ रहे हैं इन एन एवरेज विद माय क्लाइंट्स, तो आई विल बी रिमेनिंग इन कैश ओनली, आई विल बी वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। अगर 500,000 पॉइंट का अगर निफ्टी में करेक्शन मिलता है, देन ओनली आई विल बी डिप्लॉइंग फ्रेश मनी इनटू दैट, अदरवाइज इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। तो मैं ट्रेंड के हिसाब से चाह रहा हूँ
टाटा पावर was looking very good for me yesterday and today almost 10 रुपए का मोमेंटम आ चुका है, तो आई थिंक वी विल गो विद द ट्रेंड। जी, तो फेड में कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से पर्टिकुलर काउंटर्स हैं जिन पर इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है और मिलेगा, और क्या कुछ पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? हमारे दोनों खास पैनल में प्रशांत सर, अमित सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, प्लेजर सर। धन्यवाद। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर विनीत बोलिंजकर सर। विनीत सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कल रात कितने बजे तक पढ़ाई की थी? नहीं, कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी। हम 25 बिक्स पे एक्सेप्ट कर रहे थे, 50 आ गया तो नेले पे दहला हो गया। बिल्कुल। तो सर, अब दहला हो गया तो सर, ये जो नहले से दहला का सफर है, इस सफर में कहां पर पैसा बनेगा? मेरे को लगता है कमोडिटीज में फोकस करना चाहिए। यहाँ पे Okay. बहुत एग्रेसिव बूम आएगी और कॉस्ट ऑफ फंड्स इतना नीचे जा रहा है तो इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। उसमें आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। जी सर, कुछ एक लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। HDFC इन्होंने लिया हुआ है 1600 का। आप ही से सवाल पूछने के लिए वेट कर रहे थे कि सर अब क्या करें। HDFC ने तो सर 2 दिन में जबरदस्त मूव दिया। हाँ, बहुत अच्छा मूव आया है, शॉर्ट कवरिंग भी आई है काफी। ओके। तो लेकिन हम अभी भी ना फिलहाल रिजल्ट्स का वेट ही करेंगे टू अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन में बदलाव आते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रेट कट आया है उससे काफी फंड्स इंडिया में आएंगे जो इंडियन बिजनेसेस को फंड करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्लेथोरा ऑफ पेंशन फंड्स आल्सो कमिंग, तो उससे काफी लिक्विडिटी इंडिया में सर्ज होने वाली है। जी। तो इसके चलते अगर HDFC बैंक की सिचुएशन चेंज होती है तो हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी जो डिपॉजिट क्रंच है वो काफी ईज आउट हो जाएगा। जी सर, रेनू गोयल जी पूछ रही हैं वरुण बेवरेजेस, इन्होंने कुछ बाय किया हुआ है सर, क्या टारगेट्स रखने चाहिए इनको? क्या लगता है सर आपका आउटलुक सर इन बेवरेजेस काउंटर पर? देखिए, वरुण बेवरेजेस एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, गोल्ड स्टैंडर्ड इनके प्रोडक्शन और इनके कॉस्ट मेजर्स है। और ये जिन भी मार्केट्स में एक्सपेंड किए है उन्होंने काफी अग्रेसिवली पोजीशन बिल्ड आउट की है। हम काफी बुलिश है वरुण बेवरेजेस पे, तो हमें लगता है कि आप इसको होल्ड करके रखे, 4 साल के लिए स्टॉक रखे, आपका काफी वेल्थ बनेगी। बिल्कुल सर, आपने बात की कि आप मेटल पर बुलिश हैं और मेटल में मैं यही मेरा पहले पैनल में भी यही सवाल चल रहा था कि मेटल कंपनीज पर ही फोकस करना चाहिए, माइनिंग कंपनीज में भी वैल्यूएशन है फॉर एग्जांपल। मेटल्स एंड माइनिंग दोनों देखना चाहिए। ओके। तो हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में हिंदुस्तान जिंक टॉप पिक रहेगा। ओके। एंड वेदांत, लॉयड मेटल्स, ये 3 स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं। एंड सर माइनिंग स्पेस में? माइनिंग में वो बोला ना आपको, लॉयड मेटल्स। अच्छा, लॉयड मेटल। ओके। एंड सर कोल इंडिया, NMDC, आशापुरा माइन, NLC, इन पर आपका व्यू सर? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रोज नहीं, ऑडियंस सारे पॉजिटिव व्यूज है। कोल इंडिया पे अच्छा व्यू है। इंडिया में शॉर्टेज है कोल की, पावर जनरेशन बढ़ने वाला है, तो अच्छा रहेगा कोल के लिए। NLC में काफी ग्रीन पोर्टफोलियो भी आ रहा है, तो ये भी यहाँ से भी आप 50% अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोल इंडिया में क्वार्टरली रेगुलर कंपाउंडिंग स्टोरी है वो, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा बट डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देंगे। जी। सर, एक हमारी दर्शक हैं वैशाली जी, वो पूछ रही हैं कि PSU काउंटर्स हैं उनके पास, लाइक इंजीनियर्स इंडिया, गेल, इन सभी पर सर व्यू 1 साल का सर कैसा लग रहा सर PSU स्पेस? क्योंकि हमने देखा एक रन अप तो अच्छा मिला, लेकिन अब क्या PSU के नाम की वजह से सेलिंग चल रही है या सेक्टर स्पेसिफिक हमें देखना चाहिए? देखिए, अनसर्टेनिटी था जियो पोलिटिकल इक्वेशंस में, स्पेशली इंडिया में बहुत अनसर्टेनिटी था कि गवर्नमेंट में कुछ तकलीफ आ जाएगी। उसके खातिर PSUs में हमने देखा था कि ज्यादा कुछ बाइंग नहीं हो रही थी।
पर आप जैसे वक्त चला जाता जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इनकम्बेंट और स्ट्रांग होती जा रही है, और जो नेगेटिव नैरेटिव चलता था अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो थोड़ा कमजोर और ढीला होता दिख रहा है। काफी अनसर्टेनिटीज थी ऑल्सो विद बांग्लादेश एंड ऑल, बट मोस्टली अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो हमें लगता है कि यहाँ से पीएसयू बैंक्स कैन बी द डार्क हॉर्स, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हमें बहुत अच्छा लगता है। जी विनीत सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, 1,51,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई। मैं कल भी इसका कंपैरिजन कर रहा था फिर अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जिनकी करीब 10 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जिसमें कि प्रोमिनेंट नेम लाइक पीएनबी हाउसिंग, कैनफिन होम, रैपको होम, जो भी बड़े नाम हैं, उन सभी की मार्केट कैप मिलाकर भी 1,50,000 करोड़ पार नहीं कर पा रही थी। कैसे देख रहे हैं सर? कुछ हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं कि बजाज होम फाइनेंस में अब क्या करें, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में क्या करें? टाइम करेक्शन आ सकता है, थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, बट हमें ना बहुत अगली करेक्शंस हम नहीं इसमें एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि इसमें 2-3 वजह है। बजाज ने उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस में दिखाया है कि दे कैन सस्टेन एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अभी आप देखेंगे कि सारे बैंक्स है ना, वो लोग कॉर्पोरेट लेंडिंग के ऊपर फोकस करें क्योंकि वहां पे पिकअप हो रहा है। तो हमें लगता है कि जो मार्जिन प्रेशर है हाउसिंग फाइनेंस में वो थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, और ये बैंक ये जो सारे स्टॉक्स है वो चल पड़ेंगे। इसमें हमें पीएनबी हाउसिंग काफी अच्छा लगता है। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन पीएनबी हाउसिंग। सर कितने मतलब अपसाइड के लिए इसको देखा जा सकता है? 30 to 40% अपसाइड तो 12 से 15 महीने में आ सकता। ओके, कुछ एक खबरों की भी तरफ भी सर मूव करता हूं मैं। लाइक कल हमने देखा कि इरिडा में एक न्यूज़ आया कि 7% हिस्सा बेचने के लिए दीपम से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि 4500 करोड़ रुपए ये फंड रेज करेंगे, लेकिन अब चूंकि मंजूरी मिल चुकी है 7% हिस्से के लिए 4500 करोड़ रुपए में 61,000 करोड़ रुपए की कल की क्लोजिंग के हिसाब से सर मार्केट कैप थी। सर क्या लगता है इसमें चांसेस यही माने जा रहे हैं कि क्यूआईपी से ही ये फंड रेज करेंगे? हाँ, ये तो क्यूआईबी ही करेंगे, गवर्नमेंट का स्टेक सेल आएगा, ओएफएस हो जाएगा वो ऑफ सॉर्ट्स, एंड मनी विल गो टू द गवर्नमेंट बट नॉट कमिंग टू द कंपनी बिकॉज इट इज नॉट अ न्यू इशू, है ना। तो हमें ना इससे अच्छा आरईसी पे प्ले करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आरईसी काफी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इरिडा, और आरईसी ने काफी अच्छा डिक्लेरेशन दिया है कि वो लोग 1 लाख करोड़ प्लस की लेंडिंग करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years। तो वो है ना आपका 15-16% इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट आ जाता है। तो अगर वो ग्रीन एनर्जी को इतना फंड करे और एग्जिस्टिंग जो फंड्स ले रहे हैं, तो आप देखोगे कि एयूएम उनका काफी हेल्दी ग्रोथ रेट लेगा, और उसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक जो काफी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू आइरिडा, अच्छी रिटर्न्स देगा, और उसमें डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी। जी, तो सर इसको रख सकते हैं फॉर ए 1 year होराइजन। हमारे एक दर्शक भी थे निताई जी बंगाल से, वो पूछ भी रहे थे कि इरिडा में करना क्या है। तो सर 1 year होराइजन क्या रहना चाहिए सर इसमें? जैसे मैंने कहा, हम ज्यादा बुलिश है आरईसी पे एंड नॉट आइरिडा। ओके, बट इरिडा में सर अगर मतलब कंसीडरिंग वैल्यूएशन काफी रिच है कंपेयर टू आरईसी, और ये तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि आप आरईसी में 100% पैसा बनेगा। आइरिडा में पैसे बनने के प्रोबेबिलिटीज थोड़े लो है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई। ओके, ठीक है। तो इरिडा से के कंपैरिजन में आरईसी में ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा। सर एक और खबर जो कि कल हमने आती हुई देखी, बीएल कश्यप में इनको एक ऑर्डर मिला, लेकिन ऑर्डर तो बड़ा नहीं था, 221 करोड़ रुपए का था, लेकिन मैं देख रहा था इनकी ऑर्डर बुक करीब 3546 करोड़ रुपए की है। मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। FY24 में कंपनी की आय भी करीब 1244 करोड़ रुपए रही, प्रॉफिट 53 करोड़ रुपए रहा, तो ऑर्डर बुक करीब 3 गुना हो चुकी है। सर विनीत सर, आपने तो 2004 से 2008 वाला सिनारियो देखा है जिसमें कि रियल एस्टेट कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी, इंफ्रा से जुड़ी कंपनी, इनकी ऑर्डर बुक के कितने मल्टीपल पर इनकी रेवेन्यू रहते थे, उस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती थी। क्या ये करना सही रहेगा? और बीएल कश्यप पर सर आपका आउटलुक? बीएल कश्यप हम ट्रैक नहीं करते, बट जैसे आपने बताया कि इनकी ऑर्डर बुक टू सेल्स काफी हेल्दी है, 3 times है,
और जनरली सारे स्टॉक्स की ऐसी ही रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ग्रेट शेक्स ऑफ अ कंपनी है, क्योंकि सबकी ऑर्डर बुक वैसी है। इनके मार्जिन्स और इनके एग्जीक्यूशन पे हमें थोड़ा वॉच करना चाहिए। वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने कुछ पास में ऐसा कुछ झलक दिखाई नहीं है, तो हम इस पे थोड़े सर्कमस्पेक्ट है। आगे जाके इनकी एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद में हम कोई पॉजिटिव व्यू स्टैंड बना सकते हैं स्टॉक। जी, मैं इस समय मार्केट देख रहा हूँ सर। मार्केट में भले ही 500 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर शेयर लाल निशान में है। विनीत सर, कोई कॉज ऑफ ए कंसर्न या इनहेरेंट कोई ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो कि लास्ट मूव था ऑन द पॉजिटिव साइड, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? कैसे लग रहा है सर मिड कैप स्मॉल कैप? देखिए, वैल्यूएशंस तो काफी ठीक ठाक ही है ना मिड कैप स्मॉल कैप के। तो अभी इंटरेस्ट कॉस्ट घट रही है, तो अभी लार्ज कैप में ग्रोथ आने का है, तो यहाँ से स्विचिंग होती रहेगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा सा रन, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है आपका इतना। एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मेरे अनुसार ये जो 50 पॉइंट्स रेट कट है ना, इज कटिंग टू मच टू अर्ली। ओके, Like they delayed rate cuts, they delayed raising the rates। तो इनकी दोनों एक्शंस फेड को बहुत महंगी पड़ने वाली है, और आप देखोगे कि रन अवे इन्फ्लेशन आने वाला है। तो आपको कंसोलिडेट करके केयरफुल रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी अग्रेसिवली बढ़ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने उधर इंटरेस्ट रेट्स काटे एग्रेसिवली, तो ये सब डायबोलिकल न्यूज है सर। जी, एक और न्यूज़ सर, GTND पर हमें देखने के लिए मिली। प्रमोटर की OFS के जरिए करीब 15.5% वो स्टेक सेल कर रहे हैं। OFS आज से खोल रहा है। फ्लोर प्राइस उन्होंने 1400 रुपये पर शेयर का रखा है, विच इज़ 21% डिस्काउंट फ्रॉम द यस्टरडेज क्लोज। कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा करीब 75% है। शेयर सर 151 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। विनीत सर, ये प्रमोटर्स को भी अब लग रहा होगा कि इतनी वैल्यूएशन तो शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये कैसे देख रहे हैं सर OFS वर्सेस GTND? बिल्कुल, तो यहाँ पर विनीत सर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन GTND में अगर हम देखें तो OFS आज से ही खुल रहा है और करीब 15.6% हिस्सा बिक्री करेंगे वो, और फ्लोर प्राइस 1400 रुपये रखा गया। आज काउंटर पर डाउन सर्किट भी लगा हुआ है करीब 5% का, तो ये क्योंकि इसके नीचे जा नहीं सकता आज, तो इसलिए काउंटर यहाँ पर रुक गया। लेकिन अगर कल भी इसी तरह का रुझान रहा तो ये कल और 5% डाउन सर्किट पे करीब 180 रुपये और गिर जाएगा। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये फ्लोर प्राइस तक ही टेस्ट करेगा या ये उसके ऊपर आएगा। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन कंपनी में मैं देख रहा था कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है और पब्लिक होल्डिंग 25%, जिसमें FIs का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उतना नहीं जितना कि हमने बाकी काउंटर्स में देखा। और जिस तरह की सेलिंग प्रमोटर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सी नेगेटिविटी इस काउंटर पर शो कर रहा है। और हमने देखा कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 41,000 करोड़ रुपए है। अब 15% हिस्सा बिकेगा तो करीब 6,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स की झोली में जाएंगे। इसका कोई स्पेशल डिविडेंड या कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रमोटर्स के हिस्से में ही जाएंगे। तो 6,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रमोटर को मिलेगा। अब ये देखना है कि इस 6,000 करोड़ रुपए से प्रमोटर क्या करने वाले हैं, कोई नया वेंचर शुरू करेंगे या अपने साथ ही रखेंगे। विनीत सर, GTND में चूँकि 1400 रुपये पर फ्लोर प्राइस आ रहा है और 1600 रुपये पर आज ये काउंटर डाउन सर्किट लगा हुआ है। OFS आज से खुला हुआ है, 15.5% के करीब प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि ये जो प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं और इतना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रमोटर को लग रहा है कि शेयर ओवर प्राइस्ड है, इसकी वजह से सेलिंग आ रही है। जी, तो सर अभी बाकी कैपिटल गुड्स की कंपनीज को कैसे देख रहे हैं सर आप? कैपिटल गुड्स की कंपनीज फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी परफॉर्म करेंगी। रीजन बीइंग दैट इंटरेस्ट कट आ गया है, तो ऑर्डर बुकिंग भी अच्छी होगी।
तो उसके चलते हमें पॉजिटिव व्यू है आगे जाके। कुछ एक सर सवाल भी मिल रहे हैं हमें, लाइक बहुत सारे लोग सर पीएसयू स्पेस में सवाल पूछ रहे हैं, खासतौर से जो बैंकिंग और एनबीएफसीज कंपनीज हैं, सरकारी एनबीएफसीज लाइक पीएफसी, आरईसी पर आपने बता ही दिया कि आपका पॉजिटिव आउटलुक है। हाउ डू यू सी सर पीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा काइंड ऑफ काउंटर जो कि लार्ज कैप पीएसयू बैंकिंग है? देखिए, पीएफसी इज अ प्रोमोटर ऑफ आरईसी और दोनों इकट्ठा लैंड करते हैं, तो पीएफसी भी अच्छा लगता है, हम पीएफसी भी रेकमेंड करें, पर क्योंकि आरईसी की अच्छी न्यूज आई थी तो हमने आपको आरईसी रेकमेंड किया। बट पीएफसी आरईसी दोनों इक्विवेलेंट प्लेस है ऑन द मार्केट। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें क्वालिटी स्टॉक लगता है, थोड़ा साइडवेज ट्रेंड कर रहा था, पर अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट के बाद में उसमें अच्छी खासी मूव आ सकती है। सर एक हमारे दर्शक हैं वो भी पूछ रहे हैं, सालासर टेक्नो पर सवाल पूछ रहे हैं सर, क्या लगता है ये काउंटर आपको? सर सालासर टेक्नो हम ट्रैक नहीं करते। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर कुछ एक काउंटर जो कि मैं देख रहा था, एनएलसी और आशापुरा माइन, सर इन पर आपका व्यू? अभी मैंने आपको बताया कि एनएलसी में हम 30 to 40% अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका Okay. ग्रीन पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है। कोल की शॉर्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग बूम में है, तो पावर की शॉर्टेज की वजह से एनएलसी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टॉक आपने बोला था एनएलसी और सर आशापुरा माइन कैम। आशापुरा माइनकेप में रिसेंटली काफी अच्छी बढ़त आ गई है, पर हमें लगता है ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, आप इसमें होल्ड कीजिए, अभी आपको इसमें ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती। जी सर, कुछ हमारे दर्शक हैं सर अदानी स्टॉक्स पर पूछ रहे हैं कि ये चल नहीं रहे हैं। सर ये अदानी का हैंगओवर कब तक चलेगा? क्योंकि हमने देखा कि जब भी कुछ ये चलना शुरू होते हैं, हिंडनबर्ग का कुछ आरोप आ जाता है, फिर उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है। सर अब शॉर्ट टर्म तो इनका अदानी स्टॉक्स में कुछ लोगों को गेन मिल ही नहीं रहे हैं, ट्रेड में भी गेन नहीं मिल रहे। लॉन्ग टर्म विजन क्या रखना चाहिए सर अदानी स्टॉक्स पर, स्पेशली अदानी विल्मर जैसे काउंटर पर? अडानी विल्मर तो ये जो अभी गवर्नमेंट ने ड्यूटीज रेस किए हैं, उससे फायदा ही होने वाला है लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ओवरऑल अडानी स्टॉक्स देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइज का हमारा टारगेट 4000 प्लस है, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा स्टॉक। लेकिन ये आपको ये सारे स्टॉक्स में आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हिंडनबर्ग क्या करेगा। कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, इनका प्रूवन है ट्रैक रिकॉर्ड, सारे एक्विजिशंस को इन्होंने अच्छी तरह से डिफेंड किया है, और हमें लगता है कि आगे जाके स्टॉक अच्छा ही चलेगा। को पावर्ड बाय टेक्नो।